नमस्कार। मोदी सरकार के 3 साल और आज तक पर हम सरकार का रिपोर्ट कार्ड एक तरह से ले रहे हैं। अब हमारे साथ हैं प्रकाश जावड़ेकर। नमस्ते। केंद्र एचआरडी मिनिस्टर। सही है ना रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि आप तो एक तरह से प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। ऐसा है कि जिनमें जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, तो आप हमारे लिए मंच दे रहे हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नहीं, क्योंकि आप तो एक तरह से मंत्री हैं स्कूल और कॉलेज के, जहां रिपोर्ट कार्ड आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, 3 साल हो गए। यह कहा जाता है अक्सर कि मोदी सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया है। रोड बांधना है, फिजिकल पावर, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया है। लेकिन जब बात आती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप कम पड़ गए हैं, कमजोर पड़ गए। और एचआरडी मिनिस्ट्री पर अक्सर उंगली उठती है। आपने एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी आज तक पूरी तरह से लाई नहीं है, और जो भी लाई है वो पुरानी सरकारों की पॉलिसी लोगों के सामने रखी है। नया कुछ नहीं किया है मोदी सरकार ने जहां तक एजुकेशन का है, और किया भी हो तो हमें पीछे ले गए हैं। और वो मैं बाद में आऊंगा कहां पीछे ले गए। अगर ये काज सही होता तो मैं कहता कि आपका होमवर्क परफेक्ट है, आपका रिपोर्ट कार्ड परफेक्ट है, लेकिन सही नहीं है। आपने जो कहा 3 कारणों से सही नहीं है। क्योंकि वास्तविकता है कि राइट टू एजुकेशन जो आया उसमें सारा जोर इनपुट पर था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है वगैरह इसको ज्यादा महत्व आया। और हमने जो बदला है फ्रॉम इनपुट टू आउटकम, और इनपुट टू आउटकम में बदलाव जो किया, तो आपको 10 साल में अब पहली में जो बच्चा आता है वो सीधा 9वीं तक जाता है बिना रोक टोक का। हमने ये अकाउंटेबिलिटी लाई है कि लर्निंग आउटकम्स तैयार किए हैं। क्योंकि बार बार सर्वे में जो आता है कि 6ठी का छात्र 4थी का गणित नहीं कर सकता, 7वीं का बच्चा 5वीं का पाठ पढ़ नहीं सकता, तो ये शिक्षा नहीं है। और इसलिए पहली में क्या आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, चौथी में, 5वीं में, 6ठी में, हर स्टैंडर्ड में बच्चे की काबिलियत में क्या क्षमतावर्धन होना चाहिए, गणित में, भाषा में, विज्ञान में, ये तय किया। नई एजुकेशन पॉलिसी है कहां? मैं वही बता रहा हूं, ये भी एक नया एजुकेशन पॉलिसी का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है कि लर्निंग आउटकम्स ये डिक्लेयर किए। ये सब स्कूल के दीवार पर भी लगेंगे, पेरेंट्स को भी मिलेंगे कि आपका बेटा 5वीं में है, इसको इतना आना चाहिए। और टीचर को हैंडबुक बना दिया है, तो टीचर की अकाउंटेबिलिटी, सबकी अकाउंटेबिलिटी स्थापित की है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स लर्निंग आउटकम्स इन ए वेरी डेफिनेटिव एंड ऑल हैव वेलकम। 1 2 5वीं और 8वीं में हमने सभी देश के राज्यों के मंत्रियों को बुलाया। हमने केब में चर्चा की कि 5वीं और 8वीं में रोकने की 25 राज्यों की मांग थी कि हमें अधिकार दिया जाए। तो राइट टू एजुकेशन में हम बदलाव कर रहे हैं, और 5वीं और 8वीं में रोकने की इजाजत राज्यों को दे रहे हैं। कैसे? मार्च में परीक्षा होगी, उसमें जो छात्र फेल होंगे उनको फिर से जून में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, और जून में भी वो अगर फेल करते हैं तो उसको उसी क्लास में रोकने की इजाजत या अधिकार राज्यों को रहेगा कि हमें ये पॉलिसी लेनी नहीं लेनी। 25 राज्य लेना चाहते, 4 राज्य नहीं लेना चाहते। लोकतंत्र है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, चल गया। 10वीं की बोर्ड मैंडेटरी किया। 2,36,00,000 स्टूडेंट्स 10वीं में बोर्ड एग्जाम देते हैं, केवल 7 लाख स्टूडेंट नहीं दे रहे थे। यह एबरेशन था। सब पेरेंट्स ने स्वागत किया, और टीचर एजुकेशन का कंप्लीट रिफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आखिर शिक्षा का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें हमने बीएड डीएड कॉलेज सबसे एफिडेविट मांगा कि कैसे क्वालिटी क्या क्या है। सब बिजनेस बन गए हैं सर, सब बिजनेस बन गए हैं। ये बंद कर रहा हूं ये बीएड कॉलेजेस सब बिजनेस बन गए हैं। कोई तो टीचर की क्वालिटी देखिए, जो 1 लाख रुपए देकर डिग्री दे रहे थे, इन पर अंक को ये चलेगा चाबुक। इस साल एक भी नया बीएड डीएड कॉलेज हम दे नहीं रहे हैं। और बीएड डीएड कॉलेज में हम उनको ये कह रहे हैं कि सबसे एफिडेविट मांगे। 7,000 कॉलेजेस ने दिए वीडियोग्राफी के साथ एफिडेविट, स्टेटमेंट नहीं। और एफिडेविट के बाद हमने तुरंत बाकियों को शोकॉज नोटिस दिया। अब 3,000 ने और सबमिट किया। जो नहीं देंगे वो बीएड कॉलेज उनके बंद हो जाएंगे। ये काम हम करेंगे, अच्छे रहेंगे, बुरे जाएंगे। यही मोदी सरकार की पहचान है। लेकिन ये पॉलिसी बनकर कब आएगी? पिछली पॉलिसी 1986 की है। अच्छा है। और उसमें से आप कुछ लेके इधर से उधर मैं बता रहा हूं। और ये जो आपने बीच में बताया उसमें काउंटर क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बताने के साथ, ये 5th में जो आप कह रहे हैं कि स्टेट पर आपने छोड़ा है,
एक एक बच्चे का नहीं, ये डिटेंशन अभी क्या है, राइट टू एजुकेशन में नो डिटेंशन है। हाँ, आप रोक नहीं सकते। ये रोकना है या नहीं रोकना है, ये नीति राज्य सरकार तय करेगी। हम राज्यों को अधिकार देंगे, लेकिन उसका मानक तय किया कि 5वीं और 8वीं में ही केवल रोक सकते हैं, और वो 2 बार उसको चांस देने के बाद अगर वो फेल करता है तो ही रोक सकते हैं। ये पढ़ने के अधिकार के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये पढ़ने के अधिकार को मजबूत करता है, सही पढ़ाई का रास्ता दिखाती है। पिछले 10 साल में बहुत देश का नुकसान हुआ। किसी भी टीचर को पूछिए, किसी भी पेरेंट्स को पूछिए, कोई पढ़ नहीं रहा। अनेक स्कूल केवल मिड डे मील स्कूल बन गए, आना खाना जाना, इस तरह से स्कूल नहीं, स्कूल में पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो ये होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं समग्र, जो मेरा मुख्य सवाल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इतने ग्रे एरियाज हैं जो कि मंत्री कितने लोगों को समझाएंगे? मैं बता रहा हूं ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्दी आपके सामने आएगी। देश फिर चर्चा भी करेगा, स्वागत भी करेगा उसका, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि 2 साल डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट कंसल्टेशन हो गया है। 2 साल हमने कंसल्टेशन किया, ग्राम पंचायत से लेकर सांसदों तक। सांसदों का भी एक अलग एजुकेशन डायलॉग किया, बाकी शिक्षाविदों से लिया। लाखों करोड़ों सुझाव अच्छे आए, उन सभी सुझावों को वर्गीकरण करके एक एक टॉपिक पर क्या क्या सुझाव आए सब तैयार है। इस सप्ताह में ये कमिटी घोषित होगी, और ये मुझे अपेक्षा है कि 3-4 महीने में वो अपना रिपोर्ट जारी करेगी। ये नई नीति ये देश को आगे ले जाने वाली, विज्ञान तंत्रज्ञान के युग में विज्ञान तंत्रज्ञान का स्वागत करने वाली, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग को डेवलप करने वाली, एक मानवीय मूल्यों का जतन करने वाली ऐसी एक सशक्त शिक्षा नीति जो आने वाले 25 साल देश का शिक्षा को सही मायने में एक दुनिया का दर्जा देगी। इस तरह का शिक्षा नीति आएगी। जावड़ेकर जी, आप बात कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक तो आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर फाइनलाइज हो जाएगी। बिल्कुल 1 साल के अंदर फाइनलाइज हो जाएगी। आप कह रहे हैं ये देश को आगे ले जाने के लिए बहुत साइंटिफिक किस्म की पॉलिसी होगी। दूसरी तरफ एलिगेशन लग रहे हैं कि और ज्यादा एक आरएसएस का प्रभाव पड़ रहा है। बड़े टाइम तक एचआरडी मिनिस्ट्री के ऊपर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि एक सैफ्रनाइजेशन हो रहा है। कहा और आपको दिखा कुछ? एजुकेशन मेरा तो पीला है। ये तो पीला है, पर जो एजुकेशन है, जो सिलेबस है, उसमें धीरे-धीरे राइटिस्ट। सर, राजस्थान में सिलेबस में गाय पर चैप्टर है सर। 1 मिनट, राज्यों का एससीईआरटी, ये राज्यों शिक्षा, ये मूलतः स्कूल शिक्षा, ये राज्यों का विषय है। और राज्य के किताबें राज्य सरकारें की जो बोर्ड्स है, स्टेट एजुकेशन एससीईआरटी, वो तैयार करती है। हमने जो एनसीईआरटी का बुक्स है, उल्टा मुझ पर लोग कर रहे हैं कि 3 साल हुए अब अपडेशन भी नहीं कर रहे हो। तो ये है उल्टा, हमने एक भी अभी बदलाव नहीं किया है। इस सवाल को पलट कर अगर मैं पूछ सकती हूँ, ये कहा जाता है दैट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज आर द नर्सरीज ऑफ एन आइडियोलॉजी। करेक्ट। सो फॉर इयर्स अब ये आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि एक तरह की आइडियोलॉजी है, एक तरह की सोच है जिसको हमारी यूनिवर्सिटी में बढ़ावा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये लेजिटिमेट भी है कि एक सरकार जिसकी एक अलग सोच है उसको वो रिफ्लेक्ट करे सिलेबस में, पढ़ाई में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी? ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं। नहीं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी लोगों ने स्वीकार की, लोगों ने हमें चुन के दिया, तो इसलिए हमने कहाँ बदलाव किया? एक भी टेक्स्ट में हमने बदलाव नहीं किया। मैं बताता हूं आपने बदलाव कहाँ किया। हाँ बताओ। आपने जिस तरह से वाइस चांसलर्स की अब अपॉइंटमेंट्स की है, अब लेटेस्ट लीजिए इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, आपने एक ऐसे व्यक्ति को किया है जिसके कॉलेजियम में 12 लोग ऐसे थे उस व्यक्ति को चुनने के लिए जो जीवंत भी नहीं है। 12 मरे हुए लोगों के नाम आपने रखकर एक ऐसे व्यक्ति को कहा है जिसके बड़े से बड़े इतिहासकार कह रहे हैं ये कहां से ये। हाँ, मैं बता रहा हूं आप क्या है। रामचंद्र मैं गुहा बताता ने तो हूं, एक मिनट ट्वीट में कहा है कि बताता आपने आईसीसीआर का पद जो है पहले बिल्कुल नीचे राजदीप अगेन होमवर्क फेल हुआ क्योंकि मैं बता रहा हूं ना। अब ऐसा है, कॉलेजियम पहले आईसीसीआर ने तैयार किया जी, जिसका हमारा कोई संबंध नहीं। थोराट साहब अध्यक्ष थे, उनको सरकार को पूछते नहीं है, और उन्होंने तैयार किया कॉलेजियम। अब कॉलेजियम 2013-14 में तैयार किया उन्होंने, और 14 के बाद 17 आने तक 10 लोग उसमें से मर गए, स्वर्गवासी हो गए। तो अब मरे, ये तो नेचर की फिनोमिना है।
अब इसमें जो 10 लोग गए उनको ना खत गए। अब इस कॉलेजियम ने जजेस जैसा ही एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना लिया कि द फाइल डजंट कम टू मिनिस्ट्री, कॉलेजियम विल इलेक्ट नेक्स्ट कॉलेजियम, collegium will elect its president, collegium will elect its council, so everything is done by judges appoint judges। ऐसा ही यहाँ एक नियम कर दिया। एक मिनट, आप खुश हैं जिस ये व्यक्ति मैं को नहीं, आपने किया मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, या जिस वाइस चांसलर को आप बिल्कुल बना रहे हैं? सुना, बिल्कुल बता रहा हूँ। हमने जो किया है मेरिट के आधार पर किया। जो बीबी कुमार है, रामचंद्र गुहा इज नॉट फाइनल आर्बिटर ऑफ एजुकेशन एक्सलेंस, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। बीबी कुमार नॉर्थ ईस्ट के सभी ट्राइब्स का शोध करने वाला देश का सबसे नामी शोधकर्ता है। इस्लाम का अच्छा, एक इस्लाम पर बहुत अध्ययन करके जिन्होंने 30 किताबें लिखी वो बीबी कुमार है। तो बीबी कुमार के जानकारी के बिना इस तरह का उन पर आरोप लगाना, रामचंद्र गुहा इज नॉट द फाइनल आर्बिटर ऑफ। मैं यही पूछ रहा हूं कि कुछ लोग अलग विचारधारा के हैं, वो हो सकते हैं, वो आप पर ये आरोप लगाते नहीं, हैं। हमें तो, हाँ। मैं ये पूछ रहा हूं कि वाइस चांसलर जिस तरह से नियुक्त किए अच्छे जाते हो रहे, एक क्या आप बताओ। खुश हैं? हाँ, आप बिल्कुल। खुश हैं? आप क्या मेरिट पर हो रहे हैं बिल्कुल, या संघ से जुड़े हुए बिल्कुल लोगों को कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हर चीज मेरिट पर हुई है। हमने इतने आईआईटी के डायरेक्टर्स नियुक्त किए, कभी किसी का कलर नहीं देखा, उसकी एफिशिएंसी देखी। परसों हमने, मैं जिसमें एक ही में मैं चेयरमैन होता हूं, बाकी इंटरव्यूज में मैं कभी नहीं होता हूं, आईआईटी का होता हूं। हम सारे 4-5 जो पैनल के लोग थे, एक्सपर्ट्स, वो बैठे थे, और एक एमएनआईटी का भोपाल के 7 कैंडिडेट में सबसे हमें अच्छे लगे, हमने उनको सिलेक्ट किया। सबकी एक राय, आज तक कभी 2 राय से काम नहीं हुआ है। और ये मेरिट को हम चला रहे। पहले उल्टा क्यों नहीं कभी यूपीए को पूछा कि कभी बीजेपी जनसंघ वाला विचार वाला एक भी व्यक्ति कभी उन्होंने नियुक्त किया? उल्टा मैं पूछता हूं। मैं जेल में था इमरजेंसी में, हम संघ और बीजेपी के रोज दोपहर में एक मैं आयोजित करता था सभा, और उसमें कम्युनिस्टों को हम बुलाते थे, समाजवादियों को बुलाते थे, समाजवादी युवजन सभा भी होती थी, 15-20 युवक उन पे भी होते थे, उनका स्टडी सर्कल चलता था। उन्होंने जिंदगी में कभी 18 महीने में संघ या बीजेपी को किसी नेता को नहीं बुलाया। विचार के दुश्मन, खिड़कियां उनकी बंद है, हमारी नहीं। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इससे पहले भी कई मंत्री आए, बीजेपी अध्यक्ष भी आए, और ये राय साफ बनती दिखाई दी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को शिक्षा के जरिए आगे धीरे धीरे ले जाएंगे। क्या ऐसा कुछ एजेंडा है? ऐसा है, मैं आपको बताता हूं। मैं एक विद्यार्थी छात्र आंदोलन की पैदाइश हूं, और मैं स्वतंत्रता के लिए, विचार के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए, मीडिया की और सबकी, इसी के लिए तो हम जेल में गए। नहीं तो हमारी यूथ में एट द एज ऑफ 25 बैंक की नौकरी छोड़ के जेल में कौन जाएगा, लेकिन हम गए उसके लिए। अब गए तो हम ये मानते हैं कि कैंपस पे और सब जगह खुली बहस हो, और हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन खुली बहस का मतलब अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ये खुली बहस में नहीं आता। देश तोड़ने की साजिश ये खुली बहस का हिस्सा नहीं हो सकता। हमारा नक्सलवादियों से विरोध इसीलिए है जो संविधान को नहीं मानते। संविधान और लोकतंत्र ये 2 बुनियाद है, उसके मर्यादा में हर चर्चा का स्वागत है। आपको लगता है कि कैंपसेस में इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? कुछ लोगों का ये भी मत था जब पूरा जेएनयू का ये मामला हुआ पिछले साल फरवरी में, कि कैंपस में लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, सब्सिडाइज एजुकेशन उनको मिलती है, टैक्स पेयर इनके लिए पैसा दे रहे हैं, तो इस तरह की राजनीति की जगह होनी भी चाहिए? ऐसा है, मैं अभी जगह जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता हूं। एक तो पहले बताता हूं, देश में एक विश्वविद्यालय नहीं है, देश में 800 विश्वविद्यालय है लगभग, और अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ही जगह की न्यूज रोज आती है क्योंकि दिल्ली में है, और उसको विजिटर का अवार्ड मिला, या उसको ये अवार्ड मिला, हमारे नेशनल रैंकिंग में भी 2nd नंबर आया जेएनयू का, हमें अभिमान है। लेकिन वो नंबर, पुरस्कार इसलिए नहीं मिला है कि वहां देश विरोधी नारे लगे। पुरस्कार इसलिए मिला जिसकी आपने कभी खबर नहीं दिखाई। कैंसर पर उन्होंने अच्छा रिसर्च किया, पोल्यूशन पर उन्होंने अच्छा रिसर्च किया, वहां अनेकों ने उत्तम शोध कार्य बायोटेक्नोलॉजी में हुए। तो ये जो जिसकी न्यूज कभी मीडिया नहीं दिखाता, उसके लिए उसको पुरस्कार मिला है, जिसकी न्यूज आती है उसके लिए नहीं मिला है। दूसरी बात, मैं एक कहना चाहता हूं, हमारा विश्वास है कि शिक्षा एक प्रक्रिया ऐसी है कि एजुकेशन इज दैट विच इमेंसिपेट्स,
कौशल एक हिस्सा है, सब्जेक्ट नॉलेज एक दूसरा हिस्सा है, लेकिन आखिर एजुकेशन का पर्पस है कि एक अच्छा इंसान तैयार हो। और गरीब को, इसलिए हमारी सरकार ने क्या किया, गरीब को एजुकेशन लोन जो लेते हैं उस पर 2400 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडी हमने दी है। आईआईटी में जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बीपीएल और दिव्यांग आते हैं उनको फीस नहीं भरनी ही नहीं पड़ता, 1 रुपया भी नहीं भरना पड़ता है। और जो 5 लाख से नीचे इनकम है उनको 2/3 रेमिशन है। तो देखो, और बाकी 9 लाख तक है उनको एजुकेशन लोन मिलेगा, तो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। तो ये हमने यानी इक्विटी का सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली ये सरकार है। सर ये बड़ी अच्छी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन असलियत कर भी रहा हूं, नहीं कर भी रहे हैं, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आप मानते हैं कि एजुकेशन जो एक आदर्श के बजाय एक व्यवसाय बन गया है, और उसका जो बाजारीकरण हो रहा है कुछ स्टेट्स में, जिस तरह से अभी भी कैपिटेशन फीस लिए जा रहे हैं, जिस तरह से सरकारी स्कूल कमजोर होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट संस्थाएं जो अक्सर पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं वो मजबूत होती जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बाजारीकरण रोकने के लिए ये 100% सही सवाल आपने पूछा। और एक तो सवाल आपको अच्छा है, अब जो अच्छा है तो अच्छा ही कहता हूं मैं। मेरी बात इतनी है उसमें कि देखो, both public and private will coexist in a large country like India. So there is a place for private education and therefore there will have a cost of education. आज हम प्राथमिक शिक्षा में हर बच्चे पर सरकार 18,000 रुपये खर्चा करती है। सरकार माने कौन? गरीब आदमी खर्चा करता है जो टैक्स देता है। तो 18,000 रुपये सालाना करते तो 1500 रुपये महीने का उस पर खर्चा है। तो ये खर्चा प्राइवेट एजुकेशन करेगा और सरकार मदद नहीं देगी तो वो फीस होगी। लेकिन कहीं कहीं फीस बहुत ज्यादा अत्यधिक होती है, कहीं कहीं उसके सिवा भी बहुत सारा किताबें लेने की सख्ती, यूनिफॉर्म की सख्ती, ये सब हो रहा है। हमने सबको कहा है कि देखो, एजुकेशन इज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी थिंग, सो इट शुड नॉट बी ए कमर्शियल थिंग। ये बार बार हम चेतावनी देते हैं, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन की प्लेस है और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, ये भी हमें समझना चाहिए। मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, जेएनयू में भी या कहीं भी जाता हूं तो मैं बताता हूं, हर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनेक कॉलेज में गया तो मैंने कहा कि एक छात्र पर 2.5 लाख रुपए पर ईयर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का खर्चा है और फीस 15 रुपए है। वो स्कूल में 11वीं 12वीं जहां करते हैं वहां 5,000 रुपए फी देते हैं या 10,000 रुपए महीना फी देते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आकर 15 रुपए फी देते हैं। आपको ये भी विषय एक बार मैं और तब डिटेल बताऊंगा और मुझे यकीन है कि आप ये उठाएंगे। नहीं, हकीकत क्या है? हकीकत 15 रुपए फी है सर, 15 रुपए फी है सर, देश 15 रुपए फी है। उसके बाद और एक हकीकत है कि कुछ लोगों को 15 लाख देने पड़ते हैं अपने बेटे को किसी स्कूल में डालने के लिए। ये जो है ये भी एक हकीकत तो है। इसलिए गवर्नमेंट के स्कूल का, एट द स्कूल लेवल गवर्नमेंट के स्कूल का ही क्वालिटी बढ़ाना, यह हमने चैलेंज स्वीकार किया है। हम जो सारे प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूं, आने वाले 2-3 साल में, और अभी भी महाराष्ट्र में, आंध्र में, 3-4 राज्यों में, सिक्किम में ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे नए नए प्रयोग किए जिला परिषद स्कूलों में। मैं भी जिला परिषद स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो जिला परिषद स्कूल में बच्चे वापस आने लगे प्राइवेट स्कूलों से। ये भी करके दिखाया और यही देश भर में करके दिखाना है, यह हमारा चैलेंज है। चल मैं सर आपके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पे जरा आना चाहती हूँ। आप एनजीटी में जब थे तब भी धीरे धीरे कुछ कुछ कर लेते थे, बाद में पता चला, मतलब ये, और आपकी जो प्रेडिसेसर यहाँ पे रही हैं जो काफी चर्चा में ज्यादा रहती थी, काम पर उंगलियां उठती थी, खूब हो हल्ला मचता था, तो ये जो नो हो हल्ला मंत्री आपने अपनी इमेज बनाई है, और तमाम चीजें मुझे लगता है आप भी जो करना चाह रहे हैं वो कर ही रहे हैं, ये क्या है? मतलब इसकी क्या, कौन सी गोली? मेरे यहाँ संवाद की कभी पाबंदी नहीं है, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं सभी शिक्षाविदों से, सभी पदाधिकारियों से, जनता से, सबको मिलता हूं, सबकी सुनता हूं। तो मैंने जब चार्ज लिया तो पत्रकारों को बुलाया, मेरे एचआरडी कवर करने वाले को, सब मेरे परिचित थे ही, लेकिन पूछा कितने साल कवर कर रहे हो एचआरडी, तो किसी ने 2 साल कहा, ज्यादा 12 साल वाले कवर करने वाले भी थे। तो मैंने कहा मैं ही नया हूं, आप ही अनुभवी हो, बताओ यहाँ क्या करना है। तो यह हमारा स्टाइल है। लेकिन कंट्रोवर्सी से कैसे बच जाते हैं? मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं, जेएनयू को संभालते हुए रामजस में हमने देखा जैसा विवाद हुआ, उस विवाद से कैसे आप
बच जाते हैं। कुछ कुछ तो मीडिया को थोड़ा काम कम कर देना चाहिए ना, कि उनको ज्यादा कितना भार पड़े। 10 जगह कंट्रोवर्सी होगी तो कितने जगह आप दौड़ के जाओगे। यहाँ नहीं आना आपको। आनंद है, आपका स्वागत है। नहीं, जानबूझ के आप थोड़ा लो प्रोफाइल लेने की कोशिश करते हैं, रियलाइजिंग कि एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिस पर शुरुआत से ही काफी ज्यादा फोकस रहता है। नहीं, देखो, इसमें मेरे मन में थॉट क्लैरिटी है, और थॉट क्लैरिटी ये है कि हमारा चैलेंज है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी पर जोर है, और क्वालिटी के प्रयास में जो भी अच्छे सुझाव देगा उसका स्वागत है। अब यहाँ कहाँ आया? मैं तो मानता हूं कि एजुकेशन इज अ नेशनल एजेंडा। कहाँ है यहाँ पार्टीबाजी? देश को तैयार करना का संबल देना, जीवन का संबल देने वाली शिक्षा है, इसमें कहाँ राजनीति है? ये सबका एक, मैंने तो सब एमपीज को चिट्ठी लिखी कि आप ये कि यहाँ के जिला परिषद स्कूलों में जाइए, वहां छात्रों से, शिक्षकों से संवाद करिए। आपके इसमें टूर में ये नहीं होता, वो करने लगी है, हम आपके साथ हैं। सब किया मैंने। सर, एक मैं अगर शिक्षा को आप इतना प्राथमिकता देना चाहते हैं तो इस देश की जो जीडीपी है उसका क्या परसेंट हम शिक्षा पर अभी 4.5% है। केलकर कमेटी, सॉरी, कोठारी कमीशन ने 50 साल पहले कहा था 6%। बराबर है। 50 साल बाद भी हम अब 6% तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम कैसे प्रगति कर पाएंगे अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर पाते? आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर, लेकिन सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में जा रहा है क्योंकि उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट वहां से रिट्रीट कर रहा है। ये वास्तविकता है। क्वालिटी ऑफ न्यू आईआईटीज इज डिक्लाइनिंग। आप आईआईटी कर देते हैं क्योंकि किसी राज्य को या किसी पॉलिटिशियन को आप ये अकोमोडेट करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है मेडिकल कॉलेज हो या आईआईटीज हो, नए जो आ रहे हैं उनकी क्वालिटी घटती जा रही है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं, इसीलिए सारे प्रयास है। आज हायर एजुकेशन में हमने हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी की है। अभी पहले आपकी जीडीपी पर एक बार उत्तर देता हूं। जीडीपी का आज हम 4.5% कर रहे हैं। जब कोठारी जी ने कहा था तब 2% होता था, वहां से बढ़ते बढ़ते यहां आए। अब 1 मिनट, लेकिन क्वांटम भी बढ़ा। दूसरा, आज 29 करोड़ स्टूडेंट्स है केजी टू पीजी, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा खर्चा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलके 4.5% करते हैं। लेकिन जीडीपी का एक फैलेसी भी हमें समझना चाहिए, एवरी जीडीपी इज नॉट इन गवर्नमेंट्स एक्सचेकर, इट्स इन योर पॉकेट। राजदीप, व्हाट इज इन योर पॉकेट, इन हर पॉकेट इज ऑल्सो जीडीपी। सो दैट जीडीपी सबको देना पड़ेगा। मोदी सरकार पर कि सोशल स्पेंडिंग पर आप कम नहीं किया, उल्टा बढ़ाया है। इस बार तो सीधा सीधा मेरे यहाँ 12% का बढ़ोतरी है, और हम और भी दे रहे हैं नया फॉर्मेट में। जो मैं कह रहा था, हायर एजुकेशन फाइनेंस 2000 रुपए बजट से 2000 करोड़ रुपए, और उससे डेट मार्केट से हम 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स। बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल गेट बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसके लिए हम पैसे लगा रहे हैं। ये क्वालिटी की दौड़ है। हमने हैकाथॉन किया, जो आपने इलेक्शन कमीशन को नाम जो दिया है वो गलत है, वो मीडिया की गलती है। हैकाथॉन इज ए गुड वर्ड। हैकाथॉन लंबी खोज की प्रतिक्रिया है, हैकिंग करने का वो संबंध नहीं है, वो गलत शब्द है आपका। लेकिन हैकाथॉन में हमने 42,000 छात्र आए, उन्होंने 600 समस्याओं पर 4 महीने काम किया। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पहली दफा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दिया, और एक्चुअल समस्या पर काम करते हुए 200 समस्याओं पर स्थायी समाधान निकाला है, और इसको अब फर्दर प्रोडक्ट्स में हम बदल रहे हैं। तो बहुत रिसर्च हमने इम्प्रिंट किया, शो 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है। उच्चतर आविष्कार किया, जिसमें इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन बढ़ती है। हमने स्टार्टअप शुरू करने को परमिशन दिया, हॉस्टल रूम से 600 हॉस्टल रूम से स्टार्टअप शुरू है। इंक्यूबेशन शुरू किया। आज ज्ञान में विदेश से प्राध्यापक आते हैं, पिछले साल 200 आए, अपना एक कोर्स कंडक्ट करते हैं, और आगे जाके हम इस साल 600 प्राध्यापक आ रहे हैं। इंटरनेशनल अनुभव पूरा यहां भारत के विद्यार्थियों को मिले, ये उच्च शिक्षा का सारा हमारा लक्ष्य शोध और अनुसंधान है, रिसर्च है, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग। एक मैं बताना चाहूंगा, एक 2 मिनट मेरे लिए। मोदी सरकार ने क्या टेबल पर लाया, क्या बदलाव किया? 3 बदलाव किए। एबल लीडर स्टेबल गवर्नमेंट, दूसरा बदलाव
महंगाई जो 10 साल इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी जो महंगाई पर लगाम नहीं लगा सके थे, हमने महंगाई पर पूरा लगाम लगाया और हमने भ्रष्टाचार का खत्म किया। सारे दलाल आज मंत्रालय से गायब हो गए, ये किसी को भी पूछो, क्योंकि सारे एजुकेशन सेक्टर में मैं सुनता हूं अभी भी दलाल बहुत है नहीं, सर। यहां एक भी आता ही नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट का मुझे पता नहीं, मैं आपको यहां केंद्र का पहले बता रहा हूं। तो मोदी सरकार ने जो किया है वो उसमें एक है, हमने नेचुरल रिसोर्सेस का, कोर्ट ने तो केवल कोयला और स्पेक्ट्रम का कहा था, हमने उससे जोड़कर सारी खदानें अब नीलामी से बेचते हैं और उसका आने वाला पैसा उन आदिवासियों के विकास के लिए, जिस जंगल में खनिज निकलता है उस आदिवासियों के विकास के लिए एक एक जिले को 700 800 करोड़ रुपए मिलने लगे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ हमने कितनी सिंपल ट्रांसपेरेंसी, ये एलईडी लाइट्स है, जमाना एलईडी का है। आप एचआरडी से अब मैं देख रहा हूं दूसरे मिनिस्ट्रियों पर जाना है, जरूर है, क्योंकि ये फर्क हमने किया है। अरे भाई, ब्रिटिशों की मानसिकता से अटेस्टेशन भी, ब्रिटिश कहते थे कि केवल अधिकारियों का ठप्पा लगेगा तो तुम अधिकृत हो, तब तक नहीं, और 67 साल वही चला। मोदी जी आए, मोदी जी ने बदला नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, ये करने की हिम्मत, ये फर्क हमने करके दिखाया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये समझना चाहिए। इससे पहले कि आप पूरे सरकार की कामकाज पर बात करें, एक आखिरी सवाल अगर हम एचआरडी के बारे में पूछ सकते हैं। जो राजदीप ने बोला था कि क्वालिटी कम हो रही है, खासतौर पे आईआईटी, क्योंकि वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एक्सेसिबिलिटी आपने बढ़ाई है, ज्यादा आईआईटी खुल रहे हैं। एक वजह उसकी राजनीति भी है कि कोई कहता है कि हमारी कंस्टिट्यूएंसी में आईआईटी होनी चाहिए, वहां आईआईटी बन जाते हैं, पर उससे क्वालिटी कम हो रही है। प्लेसमेंट जो 2016-17 में हुआ है, 3 लोग जो पास आउट होते हैं आईआईटी से, उनमें से एक का अब नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ये सच नहीं और है, ये लगातार मैं आपको बताता हूं। जा रहा है। नहीं, कैंपस प्लेसमेंट अभी भी देखो, आईआईटी का एक खुद का ब्रांड है, ब्रांड वैल्यूज पूरी दुनिया में है, और नए आईआईटीज भी मेंटोर करते हैं पुराने आईआईटीज, और वो बहुत अच्छा है। यहां सबसे बड़ी समस्या थी कि 30% फैकल्टी वैकेंसी थी, ये मुझे विरासत में, यानी मोदी सरकार को विरासत में मिला हुआ चीज है। हमने नए आईआईटी काउंसिल में निर्णय किए कि विदेश में जाकर जो अपने अच्छे छात्र वहां शोध करते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं, साल में फेयर्स होते हैं, जॉब फेयर्स वहां होते हैं, तो उस फेयर में आईआईटी जाएगी कॉमन सबके लिए, और अच्छे अच्छे टैलेंटेड इंडियन छात्रों को वापस बुलाएगी, और अच्छा सफलता आने लगी। एक एक विश्वविद्यालय में, आईआईटी में 2-2, 4-4, 5-5 प्रतिभाशाली भारतीय युवा जो अदरवाइज वहां सेवा करते, वो वापस आने लगे। तो ये हो रहा है। उसके साथ साथ हम एक एटीट्यूड टीचरशिप की, क्योंकि मैं मानता हूं टीचरशिप से बड़ा अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है, तो टीचरशिप की एटीट्यूड बढ़ाने का भी एमटेक और पीएचडी लेवल में भी उसमें हम एक ये कर रहे हैं कि वी मस्ट प्रमोट टीचरशिप, और वो करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज की परिस्थिति पर में ही जो सवाल है उससे लीडिंग में बड़ी तस्वीर पर जाना चाहती हूँ। इस वक्त जो हम अपने यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, एक तो आईआईटी की सब क्यूएस रैंकिंग होती है वर्ल्ड ऑर्डर की, उसमें हम नीचे आए हैं। हाँ, आईआईटी बैंगलोर आए, थोड़े ऊपर गए, लेकिन बहुत पीछे है। बैंगलोर जैसे भी 150 से नीचे। स्मॉल यूनिवर्सिटी में बैंगलोर का नंबर दुनिया में 8वां लगा। अच्छा, आईआईटी की में आईआईएससी बैंगलोर की जो बड़ी परिस्थिति हम देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, एक अलग किस्म का संघर्ष आ गया है बीजेपी की सरकार के पास, जिसमें हम अभी तक देखते थे कि वामपंथी तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी। उन वामपंथियों को पीछे करने के लिए अब एक अलग भगवा ब्रिगेड और एबीवीपी का बहुत हावी होना, यही संघर्ष की वजह डीयू हो, जेएनयू हो, इन जगहों पर बन रहा है। कई जगहों पर दलित आंदोलन शुरू हो रहा है। रिसर्च में कई बार लगता है हमारी यूनिवर्सिटीज जो एक वक्त पर आगे होती थी, वो धीरे धीरे पिछड़ रही हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज की जो परिस्थिति है, क्या वो आपके लिए चिंता का विषय नहीं है कि मैंने जैसे कहा, पूरे उच्च शिक्षा में हमारा सारा फोकस रिसर्च और इनोवेशन पर है, और वो रहेगा, इससे ही बढ़ेगा देश आगे। और दूसरा, जहां तक मुझे मेरे एक दिन वहां एचआरडी मंत्रालय पे जेएनयू के कोई छात्र बाहर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे पता चला। मैंने कहा, अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलने आते? मेरे पास आओ, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। आप बाहर ही नारे लगाना है तो आपका एजेंडा दूसरा है तो ठीक है, लेकिन मिलना है, समस्या का हल करना है, तो मैं रेडी हूँ हमेशा। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं?
जावड़ेकर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद, मच। धन्यवाद, थैंक यू। I'm sorry, I don't think we're taking We'll do it in a questions. moment. I'll get you to speak to him. या और शायद छोटा क्वेश्चन पूछो, मैं छोटा जवाब दूंगा तो। Okay. Welcome back. You are with our special coverage on the editors round table on the completion of 3 years of the Narendra Modi government, and we are with the HRD Minister, Mr. Prakash Javadekar. Thank you very much, Mr. Javadekar, for joining us. Thank you, Rajdeep. It's always pleasure to talk to you. Thank you very much. Now I know the secret of why you're able to win over people. You're always smiling. Even if you're asked tough question, aap muskura ke wo jawab dete ho. That is your secret. Always be that way. But tell me this. When I told a friend that I'm meeting you, they said, please ask Mr. Javadekar, why is it that private school fees are going up out of proportion even as quality may not be at the same level? Do you believe the time has come for a fee cap? Has the Narendra Modi government now got to look at some innovative ways like a fee cap so that private schools do not become profiteering as opposed to being schools for profit or for education? Definitely, education is not for profiteering, that is definitely. But whether capping is the answer or whether first to improve the quality of government schooling is more radical and important. We think that improving the quality of government is our top priority, and we will improve the quality of government schooling in years to come so that people will come back to when there is no demand, then there will be no that much fees. But still, we have already issued instructions that you cannot charge exorbitantly. Reasonableness of fees in CBSE. CBSE is just part of the story. Non-aided private schools affiliated to the state boards are in lakhs. CBSE schools are only 18,000. So they charge in the manner in which. So now many states have taken proactive steps. But when and you all say, states have taken practically. when you say quality of education, in the 3 years of Mr. Modi's government, would you really tell me that quality of education has improved? Yes. Or has it remained static? Your No. investments are about 2.9% actually of GDP overall if you look at it. But can you really cross your heart and say quality of education is improving? Because the criticism is Mr. Modi's government is focusing much more on physical infrastructure, not on social Actually, infrastructure. it is the reverse. See, the whole Right to Education Act enacted by UPA government was all input oriented, and now our whole focus is outcome oriented. So what students learn in the school is the focus, and therefore we have defined learning outcome for the first time in India. So every student, we have created benchmarks of competency which he must acquire. So that is first. Second, we are giving states the right to detain the students in 5th and 8th if they want to do it, but by giving 2 chances to the students, not by the sake of keeping him the same division, but to ensure accountability of all and to ensure that every student learns, because that is important. Our schools should not become only midday meal schools, but midday meal schools, they should really become schools of learning. And therefore, we are improving. As far as higher education is concerned, Modi government has taken so many new initiatives for the first time in the history of the country that the whole focus is on research and innovation and quality research. And therefore, Give me one, in 30 seconds, give me one thing that the Modi government has done that the previous government did not do. 5 things. Give me one. One, in 30 seconds, 5 things. Gyan, which we started, 200 professors came last year, and they are taking course here by staying here for 2-3 weeks. Then this year 600 are coming. We have created a higher education finance agency. We are putting in 20,000 crore rupees, 3 billion in next 3 years for improving the research infrastructure. We have created the imprint, the research proposals backed by government. Then we have started incubation centers on IIT campuses. We have started the industry academia interaction through Uchchatra Avishkar Yojana. These are all new initiatives to improve the quality of research. My question to you is, Prime Minister Modi says he's a Swayam Sevak, and we all know that That's the good. RSS... You all also should be.
My question is, Prime Minister Modi says that he's a Swayam Sevak, and we know RSS and its thinking on education. They believe that cultural nationalism should actually be pushed through education, and that previous governments have always, the Congress has twisted history in a way to suit them. Only their leaders have been given due worth and space in the history books. So RSS wants its own agenda. Is there a pressure on you as the HRD minister? And when is the education policy coming? And over a period of the next 2 years that you have left with you, are you actually going to take some steps where history can actually be changed? Because no, history has happened. What so is being taught in history? What is being taught? No, let me tell you. The RSS says what is being taught. There is no pressure on me from any quarter. And because we believe that we must train our students with real capacities. Skill education is one part of the education. Subject knowledge is another part of the education. But the real purpose of education to bring out a good human being out of it with human values, gender parity, respect for each other, dignity of labor, brotherhood, non-violence. All these things are essential human values. All religions tell the same values. No religions tell something different. And therefore, you are teaching values of humanity, brotherhood. And that is what is essentially the education. And so, we are not imposing anything, not even language. I have made it very clear, my 3-language formula, as per my simple understanding is, Constitution has recognized 22 languages. English is our linked language. So out of these 23 languages, students can choose any 3 languages which he wants to learn. That's his choice. Or if he wants to learn more 4th and 5th language, most welcome, because मैं भाषाओं से प्यार करता हूँ. I love all languages, all world languages. And so, I'm actually going to continue with Anjana's question, but I'm going to rephrase it a little bit. Rephrase it. Even if there is no pressure on you, on your own, do you as HRD minister think there is a need to correct the way history has been written in our country? Not change it. I have not gone into this issue because my primary focus was to improve the school education quality, to motivate teachers, and I have done it in my adopted village when I was not education minister. But I always go to schools when even I was not MP also, because whenever I was MLC in Maharashtra, I was elected by teachers and graduates. So I adopted a Bundelkhand village, a very poor village and most backward society, and still backward class majority society, and there the 10th result was 11%. 12th result was 28%. I motivated teachers. I trained them again. And I used to go every month. And then I made parents also aware. And with the participation of community, how the whole scenario changes, within 7 months, 11% became 51% and 28% became 82%. That's what happened. So students were the same, teachers were the same, only you change your approach and things happen. Because teachers are good. If you motivate them, they work good. If you don't motivate, everybody is sluggish, becomes sluggish. Then, next year, 82% became 85% and 51% became 77%. So, this is how we should take. And now we are doing Shikshan Manthan. But why 5 regional workshops. Tell me, why should a young person today become a teacher? You are a teacher yourself, or you come from a family where there have been his mother has taught him. Yeah, my mother is a professor for 20, 40 years. I always meet her and it's always pleasure to see you. Why should anyone become a teacher today? What is the look at the salary structure, look at the incentive. You are saying you are motivating teacher. Nobody wants to become teachers and professors It's today. not comparable to top of the media, but it's much comparable to various other. No, it is better. It is very good. Would you agree that no, with 7, how are you going to encourage people to become politicians? That's a good question. See, wherever I go in schools also, our colleges, I ask who you want to be. And somebody who says, who wants to be teacher? So those who say teacher, I promote them, I welcome them, I felicitate them at one level. But that's an individual experiment. The more thing is,
we want to bring in the value of teachership into the students. And simultaneously, we are starting also Swayam, India's own MOOCs. That's a new thing. We have seen edX. We have heard of Khan Academy. Now the Swayam platform will offer, like ATM is anytime money, we will offer ATL. We will offer AWL, anytime learning, anywhere learning, lifelong learning. Even if you want to take Rajdeep any course of your choice, we will be giving you best of the professor teaching. आप मोदी The जी से ये material- बड़ा सीख गए हो। मोदी जी ये जो एनाग्राम बड़े अच्छे लगाते हैं, AWL, IT equals IT, ये भी आप भी सीख गए हो मोदी जी के साथ। नहीं, लेकिन फैक्ट है ना बाबा कि anywhere learning, lifelong learning, MOOCs, we used to borrow. Now we will have our own MOOCs, 2,000 courses, and best of the best brains of this country. Even we will invite you to give lecture on a good lecture on journalism, so that students can learn throughout the country. That's good. नहीं, बट आपने वो हिस्ट्री वाली बात एड्रेस नहीं की। क्या क्योंकि आपको मैंने लगता अभी है कुछ कि किया हिस्ट्री नहीं है। को I अभी have not तक addressed the issue. No, but do you think after your assessment of what has been taught in our schools and colleges all this while that history has been taught either in a sanitized way or in a colored way? मेरा ऐसा कहना है कि I believe in students' ability to understand the reality. कल मैंने दंगल देखा, तो लड़कियां अपने तरीके से सीखती है, सभी सीखते हैं। तो आप कुछ भी पढ़ाओ, लोग अपने तरीके से सीखते हैं। I believe in my young talent, and that's my answer. But if I'm reading the same thing in the book and my professor is telling me the same thing, I will follow what my guru is telling me. How will I know any other worldview? You recollect how you have excelled in your job and what you have learned, what impression it has left. Only the good human value, those teachers who imparted has remained with you, and the core subject knowledge has remained with you. And that's what takes you ahead. What is the difference between Kapil Sibal as the education minister and Prakash Javadekar as the education minister, and how you view education today in schools? Because now the exams are again like the 7th, 8th, 9th, all the exams have become very difficult. No, Because not- there not was an effort Supplementary at that to time. Supplementary to that is Mr. Sibal brought the right to education. Yes. And it's a controversial legislation. Many believe that your government now wants to dilute that. No, we don't want to dilute. You don't want to dilute it. No. See, Do you believe it was a good legislation? I'll tell you, Sarva Shiksha Abhiyan was the beginning of expansion of scientific way, expansion of education undertaken by Atal Bihari Vajpayee ji, and Murli Manohar Joshi was that time the education minister. And during Kapil Sibal's time, this legislation came, and let me tell you, this was passed by support of everybody. We gave various suggestions, and now that has ensured expansion. But expansion is one thing, quality is different thing. And so our whole aim is Sabko Shiksha, Achhi Shiksha. Expansion has happened, now let's strive for quality. So to answer Anjana's question about Kapil Sibal versus you, how would you say that? Everybody is a good. See, in politics, I'll tell you one big thing. Politics is most misunderstood and underrated profession in this country. Everybody who has come to this level has come with some sacrifice, some talent, some efforts, and some very passion. And without that, nobody comes here. So I respect everybody. So you In think how you people view have been exams? a little unkind to the Congress in that sense? No, but I have not said this. I am respecting everybody. In how you view exams in schools. School exams Yeah. are not there now. The exams, there has to be a challenge. Unless you don't have a challenge at all, you tend to go sluggish. वो मैं फिर दंगल का उदाहरण देता हूँ। वो कहता है, कल ही मैंने देखा तो मुझे वो याद है, he says कि नहीं मैदान में उतर के लड़ाई लड़नी चाहिए, यानी खेलना चाहिए, प्रतिस्पर्धा में जाना चाहिए, भाग के नहीं वापस आना है। तो वो प्रतिस्पर्धा में जाना तो अच्छी चीज है। You every day are in the competition, and it's not bad. That's how things excel. But sir, in exams now, 90% has become what in my that's time good. was 60%. No, that's so good. everybody, look at the pressure Yes, that you are yes. putting on No, I'm students. saying this time all boards came together. This is the difference Modi government has brought. All state board chairmen came together and they decided on their own that from this year they will not spike the marks. They will not do inflation of marks. And 6 board results have come,
and nobody has done inflation. That's a good thing to happen. you know It's a beginning of the story. But you know there are controversies. NEET exam for medical students. I approached you the other day. Students are writing to me every day that these exams, sir, have been badly conducted. Lot of higher education exams and We school are- education we are- are badly conducted Next- because from there is next no year- supervision. From next year, because CBSE was not an examination agency, but it became examination agency because there was no other. Yes. So we are now proposing a new national testing agency. So like a very specialized examination body to conduct For all exams. for conducting all kinds of examination, NET, NEET, any other examinations which are conducted today, JEE, all these kinds of examinations will be conducted by National Testing Agency. From next year. I hopefully from next year, because the proposal will go to cabinet very soon. They should also have better rules for how they want to get in the students, because you also pulled up the CBSE chairman for this, how children were tested outside schools in Tamil Nadu and Kerala. I read through that paper. They had written no loose clothes allowed. That is a very that was vague. Supreme Court has mandated all these directions. No, but you should ask. on the pretext of that, girls were misbehaved they are with. They the were asked to directions. take out their undergarments. So If they, that was not done only when there is a bip. There was one case, 11 lakh Kerala. students, 11 lakh students appeared, 5 lakh girls appeared. This happened with one girl. So, but Only it's so- at one center, we suspended 4 people. But it's so Who did demeaning it? for girls, No, but everyone to walk one in with minute. bare feet, sir, No. get their sleeves chopped off. But because- these are instructions by Supreme Court. Somebody has to go to Supreme Court and get it amended. Okay. Final political question before Yes. before you go. In 2019, what is the slogan that your ministry and the government, the party, should go to people? पहले यानी हिंदी में, 2004 पहले हिंदी में 2014 था, में था अच्छे दिन, अब क्या होगा? हिंदी में. इन हिंदी में 2014 में लोगों ने आशा के साथ मोदी जी के नेतृत्व को वोट दिया. इस बार लोग विश्वास के साथ हमें वोट दे रहे हैं और विश्वास के साथ परफॉर्मेंस के आधार पर ही 19 में वोट देंगे. और नेक्स्ट, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग ऑफ 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. हम 2022 की बात कर रहे हैं कि 2022 में भारत को कब पहुंचाना है, उसके आगे देख रहे हैं हम. यानी आप 2019 चुनाव अभी से आपको लगता है जैसे कोई स्टूडेंट की तरह कि आप वो पेपर मैक्स अभी नो, कर दिया, पास हो गया. ऐसा नहीं है. हम हमेशा एवरी इलेक्शन इज ए न्यू इलेक्शन, एवरी इलेक्शन इज ए डिफरेंट इलेक्शन. We are a learning party, we are a thinking party, and therefore we will improve and further improve. Why do you always smile? Why, whatever difficult question has been asked, you are always smiling. What is the Yeah, secret? मुझे क्या लगता करते हैं है- आप सुबह? योगा क्या है? नहीं, योगा What is भी your secret? जो करता हूँ मन से खुश रहता हूँ, तो चेहरा अपने दिल का आईना होता है, मन का आईना होता है, यही मेरी मान्यता अरे है. वाह. Poetic Prakash Javadekar. Thank you so much, sir, for taking all our questions. Thank you. Thank you, sir. Thank you.